नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूं अपनी कहानियों की दुकान। और आज की कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। चौथे अध्याय में आपने सुना कि कैसे बबलू शुक्ला अम्मा की जिद के कारण लड़की देखने के लिए हां करते हैं और पथरीला रास्ता पार करके शर्मा निवास पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात पिंकी जी से होती है। अब सुनते हैं आगे। अध्याय 5, गुड़नखंड। क्या फर्क पड़ता है कि किस्मत जैसा कुछ होता भी है या नहीं, कि तुम किसी को ख्यालों के बंदिश में हमेशा अपने करीब रखना चाहते हो, कि उसका होना तुम्हारे होने को वाजिब करता है। जिसे आना है उसे आने दो, जिसे जाना है उसे जाने दो। जो लौटकर आ गया वो हमेशा से ही तुम्हारा था, और जो नहीं आया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। बस ऐसी ही बकवास पढ़कर आदमी पगला जाता है। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी ही और बातों से। पर लिखने वाले को क्या, जो बिकता है वो तो लिखेगा ही। वैसे हम होते कौन हैं, किसी के विचारों पर विचार देने वाले। फिर भी हमारे मत में ये सब जबरदस्ती की काल्पनिक बातें हैं, जिनका असल जीवन में कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा क्यों? सवाल बड़ा है, पर जवाब बस इतना सा ही है कि हमको ये सब समझ नहीं आता, और जो हमको समझ में नहीं आता उसका हमारे लिए कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम ऐसे ही थोड़ी बचपन में गणित को अनदेखा कर दिया करते थे। कभी कभी जब हमारे अंदर एक क्रांतिकारी जागता है, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। 10वीं तक पढ़े हैं हम, पर ख्यालात 11वीं वाले रखते हैं। हमारा मानना है कि कुल मिलाकर गांव 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी गुणा भाग बैठा लो, गिन चुनकर इन्हीं में कहीं आप हंसोगे। पहला होता है सबसे ज्यादा गांव जैसा गांव। ये शहर से 40 किलोमीटर दूर या उससे ज्यादा दूर बसा हुआ होता है। पूरे गांव में 3 हैंडपंप होते हैं और एक सरकारी स्कूल होता है। कुछ अमीर घरों में कुएं भी पाए जा सकते हैं। 1-2 मकान छोड़ दो तो बाकी सब कच्चे ही होते हैं। अमूमन आम या जामुन के पेड़ के बाजू से होती हुई एक कच्ची सड़क के किनारे एक चाय समोसे की गुमटी होती है। वहीं बगल में होती है नाई की दुकान और एक छोटा सा किराना स्टोर। जी हाँ, ये वही स्टोर है जहां कुरकुरे की जगह कुरमुरे और लेस की जगह स्लेज मिलता है। ये सड़क, ये आम या जामुन का पेड़ और ये नाई की दुकान, इन सब का अपना महत्व होता है। असल में इसी जगह शहर से आने जाने वाली बस रुकती है। कह सकते हैं कि इस गांव को शहर से जोड़ने की यही एकमात्र जगह होती है। इस गांव की सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ के लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। दूसरा होता है थोड़ा कम गांव जैसा गांव। शहर से नापे तो ये लगभग 10 से 40 किलोमीटर की दूरी के आसपास बसा हुआ होता है। पिछली विवरणी के अलावा यहाँ एक कमरे का एक छोटा सा क्लिनिक भी होता है। यहाँ बैठने वाले डॉक्टर को गांव वाले भगवान मानते हैं। इन महाशय को डॉक्टरी करने में भले ही 2-4 बैंक लग गए हों, किसी को क्या पता, पर इनका टशन करारा होता है। आमतौर पर इस गांव के सबसे अमीर घराने में एक मारुति 800 भी पाई जाती है। सरकारी स्कूल के साथ साथ यहाँ 2 प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, एक 5वीं तक और दूसरा 11वीं तक। यहाँ के नए युग के लड़के राह चलते हुए अपना चाइना फोन कान फाड़ आवाज में झलक दिखला जा गाना सुनना पसंद करते हैं। यहाँ की नई पीढ़ी खेती बाड़ी में विश्वास जरा कम रखती है। क्या है कि शहर में इनको सेठ के यहाँ आसानी से काम मिल जाता है। मतलब यूं कह लीजिए कि यहाँ जीवन ज्ञान के नाम पर बस इतना ही है कि जो मिल रहा है उतना काफी है, चलने दो। यहाँ की शामें काफी सुकून भरी होती है। तीसरा और आखिरी होता है बहुत कम गांव जैसा गांव।
जैसे हमारा भरतपुर। यह शहर की सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर ही होता है, पर अव्यवस्थित और उपेक्षित राजनीति के कारण कभी मुख्य धारा में नहीं मिल पाता। 2 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 4-5 क्लिनिक और एक छोटा सा बस स्टैंड यहां की खास पहचान है। 90% घर पक्के होने के अलावा दुकानें भी ठीक ठाक ही होती है। जी हां, वो यहीं के लोग होते हैं जिनको गांव वाला बोल दो तो बुरा मान जाते हैं। ये लोग इसे गांव की जगह टाउन बोलना पसंद करते हैं। हिंदी फिल्मों में 80 के दशक में अक्सर एक गांव दिखाया जाता था जहां पूरे गांव की कमान एक लाला के हाथ में होती थी। महीने में 2 बार डाकू भी आया करते थे। सामान्य ज्ञान की बात बस इतनी सी है कि वो बस फिल्मों की बातें हैं। इनका असल जीवन में किसी भी जगह, समाज, समुदाय या किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता। कम से कम आज के भारत में तो नहीं। कहा ना, हम सोच 11वीं वाली रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग अब भी हम 10वीं तक पढ़े हैं में ही अटके हैं। अब ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई? वो तो हम बस पास नहीं हुए, बाकी पढ़े तो हैं ही ना। वैसे इस बकेती के बीच में उस रोज जो हुआ वो बता दे तो हमारी जीवनी लगभग पूरी हो जाए। डब्लू के 2 बेटे हैं। बड़े वाले का नाम है छोटू और छोटे वाले का नाम है बूंदी। 10 महीने का अंतर है दोनों में। अब इस बात से कोई डब्लू की फैमिली प्लानिंग को जज करने लगे तो करे, हमको क्या करना। हम तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि कहानी से पहले किरदार का परिचय जरूरी है। छोटू इतना सीधा है, बूंदी जी उतने ही रंगी। हम उनको जानबूझकर कोई इज्जत नहीं दें। हम तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि कहानी से पहले किरदार का परिचय जरूरी है। छोटू जितना सीधा है, बूंदी जी उतने ही रंगीन। हम उनको जानबूझ करके कोई इज्जत नहीं दे रहे। उनका नाम लेने पर इज्जत खुद पूछती है, मैं बाहर आऊं? अभी 5वीं में ही पढ़ते हैं जनाब, पर पिछले साल जिस दिन से चलती क्लास के बीच महोदय ने लक्ष्मी बम फोड़ा था, उनके नाम पर शिकायतें आती रहती हैं। कुछ बच्चे शरारती होते हैं और कुछ होते हैं शैतान। क्लास के कोने में बम फोड़ना शायद शरारत होता होगा, पर उसी बम को मैडम के पर्स में डालकर फोड़ना यकीनन शैतानी है। उस शाम हमने सीमेंट की बोरियों को गिनना शुरू ही किया था कि पीछे से आवाज आई, हमको कल बूंदी के स्कूल जाना है। पलट कर देखा तो डब्लू खड़ा था। हम गिनती तो मान लो कि भूल ही गए थे। अब क्या कर दिया? हमने पूछा। फोन आया था स्कूल से, तुम्हारी भौजाई पीछे से चिल्ला रही थी तो अच्छे से सुन नहीं पाए। भौजाई के आक्रोश के बारे में कभी और बताएंगे फुर्सत से। अभी तो हम भाई पर तरस खा रहे थे। अब इतना कुछ नियमित रूप से देखने के बाद अगर हम ब्याह के नाम से घबराते हैं तो क्या गलती है हमारी? अरे इतने में भी अगर डब्लू पर किसी को दया न आए तो कोई काहे का इंसान। तुमको भी चलना है साथ में? डब्लू बोला। हम अकेले नहीं जाएंगे। वैसे ये समस्या हमारी थी नहीं, पर अगर साथ चलने से मना कर देते तो जो अभी अभी हम डब्लू पर इतना तरस खाए थे, डकार बनकर बाहर आ जाती। आओ चल लेंगे, हम बोले। सो बनी बात ये रही कि अगले दिन हमारा बूंदी पुराण सुनने के लिए स्कूल जाना तय हो गया। सूरज वैसे ही निकला था जैसे कड़ाके की ठंड में निकलता है, ओस की मौजूदगी में फीका फीका सा। खुशी की बात यह थी कि जल्दी उठने का यह हैरत अंगेज कारनामा बस एक ही दिन का था। 8 बजे हम नहा धोकर घर से क्या निकले, बाहर बंधे गाय भैंस भी घबरा गए। हाफ पैंट भले ही कितनी भी बड़ी हो जाए कभी फुल पैंट नहीं बनती,
और ये दर्द हर वो इंसान समझता है जिसका बस 1 साल से बड़ा भाई है। हम डब्लू के घर पहुंचे तो बाहर बूंदी जी पहले ही हमारा इंतजार करते हुए मिले। पीठ पर बस्ता, गले में बोतल और आंखों में काला चश्मा। बाकी हाफ पैंट का जिक्र तो सबके सब समझ आ ही गया होगा। कम शब्दों में कहें तो बूंदी जी के भीतर से टशन अविरल रूप से बह रहा था। कौन सा आतंक मचा कर आए हो आज? हमने बूंदी जी के पास आकर कहा। ये क्या पूछ रहे हो इससे? डब्लू आते ही पीछे से बोला, इसका तो बस कहीं पर होना ही आतंक हो जाता है, मचाने की जरूरत क्या है? इससे पहले कि कोई और कुछ और कहता, बूंदी जी आगे बढ़ गए। जिस तरह बूंदी जी अपने पिता की बात अनसुनी करके आगे बढ़ गए, वो उसके पिता ने अगर अपने पिता के सामने किया होता तो कान के नीचे पड़ते 2, फिर ना कुछ सुनने को रहता ना कुछ सुनाने को। वक्त कितना बदल गया है, कहना जरूरी नहीं है, पर कह दिया। कुछ देर बाद जब हम स्कूल पहुंचे तो लगा अच्छा हुआ कह दिया। सच में वक्त कितना बदल गया है। मास्टर साहब की जगह सर और मैडम आ गए हैं। ठिठुरती सर्दी में दरी बिछाकर जो खुली धूप में पढ़ाई होती थी, वो तो मतलब विलुप्त ही समझो। अब पास भर होने से कुछ नहीं होता भैया। परसेंटेज पूछते हैं लोग। अरे हमने तो सुना है अब बच्चों की अंधाधुंध कुटाई का रिवाज भी खत्म हो गया है। अब बताइए, एक्शन फिल्म में बिना फाइट सीन के क्या मजा आता होगा? पुराना कानून कहता था, जी आपका ही बच्चा है, बनाकर धोइए। कहीं लिखा तो नहीं था, पर इस प्रचंड रूप से व्यापक प्रावधान का पालन 2 स्तर पर होता था, एक बार स्कूल में और एक बार घर में। आलम यूं होता था कि स्कूल में पिटे तो पिटे, घर पर इसलिए कुटाई होती थी कि स्कूल में क्यों पिटे। वक्त के साथ कुछ संशोधन हुए और अब हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को, आ गया। असरदार कितना है नहीं जानते, पर नया है तो चल रहा है। तो मौसम का हाल ये था कि डब्लू और डब्लू पुत्र बूंदी उस कमरे के अंदर थे जिसके बाहर लिखा था प्रिंसिपल। बारिश की संभावना जरूर थी, पर हम पर नहीं। अंदर क्या हो रहा था हमको नहीं पता, और हमारी कोई खास इच्छा भी नहीं थी जानने की। डब्लू पर तरस खाकर हम सुबह सुबह उसके साथ यहां तक आ तो गए थे, पर इसके आगे का सफर भाई को खुद ही तय करना था। यही विधि का विधान है। वैसे हम आगे भी उसका साथ दे सकते थे, पर हमारी भी कोई सीमा है। आखिर कितना एहसान करें हम डब्लू पर। बेचारा ऐसे ही दबकर मरा जा रहा है। हम तो अब ये टटोल रहे थे कि इस बीच आखिर किया क्या जाए। खुद के साथ विचार विमर्श करते हुए हमको ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, लड़की की। शुक्ला जी। जी पर इतना जोर, वो भी किसी कन्या की आवाज में। सोमवार को शनि भारी होने की आशंका समझ आ रही थी। पलटकर देखा तो साक्षात पिंकी शर्मा खड़ी थी। पहला ख्याल, अब क्या करें? दूसरा ख्याल, अरे काहे का ख्याल, जितनी देर हम पलटे थे उतने में तो मैडम हमारे करीब आ धमकी। आज बस साड़ी का कलर अलग था, बाकी बिल्कुल उस दिन की तरह। सर्दी की सुबह, चटक होती हुई धूप में, खुले बाल और जरूरत से ज्यादा मेकअप, और थोड़ी सी मोटी लग रही थी। मतलब बस थोड़ी सी। सच कहें तो हमारे मुंह में दही जम गई थी। एक पल को तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया, जैसे कान में कुत्ता मूत दिया हो। हमारा तो ऐसा हो गया था कि किसी ने बिल्ली से कह दिया हो, भौंक के दिखा। कमबख्त हम तो म्याऊं भी न कर पाए। एक पते की बात बताएं, जिंदगी कभी किसी को समय नहीं देती। अब उसी समय देख लो। हम कुछ सोच समझ पाते कि मोहतरमा आ खड़ी हुई हमारे सामने।
अब हम क्या बोलें और क्या ना बोलें। पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, हमने उनके यहां होने के सारे संभावित कारणों को मन ही मन एक एक करके खारिज कर दिया। नाराज लगते हो हमसे? हेलो तक न बोला। देवी जी बोली, अरे कुछ नहीं तो मुस्कुरा ही दिया होता। अब उन्होंने कहा तब समझ आया, हेलो बोलना था। पर अब क्या मतलब जवाब का? अब तो हम एग्जाम हॉल से बाहर आ चुके थे। अरे नाराजगी किस बात की? हमने एक संकोच भरी मुस्कान के साथ कहा, जैसे मुंह के 2 फीट अंदर से मुस्कुरा रहे हो। अब हमको तो यही लगा। पिंकी जी ने कहा, हमको तो नाराजगी का फंडा ही समझ नहीं आता है। हम ऐसे ही टशन में बोले, जैसे ज्ञान की नदी हमारे घर से होकर ही निकलती हो। अब ये क्या बात हुई? हमको पता था कि पिंकी जी हमारे देश के उन विलक्षण लोगों में से है जिन्हें 69 और 79 का फर्क समझ नहीं आता है। अब इसके बाद हम हैं कौन जो उनको और कुछ समझा पाए? फिर भी एक कोशिश तो बनती थी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, हमने समझाना शुरू किया। एक वो जिनको तुम्हारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उससे क्या नाराज रहना। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको तुम्हारी नाराजगी का फर्क पड़ता है, मतलब उनको बुरा लगता है कि तुम उनसे नाराज हो। अब किसी के दिल में तुम्हारी इतनी जगह है कि उसको तुम्हारी नाराजगी का फर्क पड़ता है, तो क्या मिलेगा उससे नाराज होकर? जाने दो। हमारे चुप होने के पहले ही पिंकी जी का ऐसा चेहरा बना जैसे उनको किसी ने हिंदी की कक्षा में गणित पढ़ा दिया हो। क्यों? सही कहा ना? हमने पूछा। बवाल आदमी हो बे तुम। जैसे किसी झटके से उभरते हुए उन्होंने कहा, पैदाइशी हो कि कोई कोर्स किए हो? कोर्स किए हैं, वो भी अपनी अम्मा से। हम जरूरत से ज्यादा मुस्कुराते हुए बोले, फिर तो पैदाइशी कह लो चाहे कोर्स, एक ही बात है। पिंकी जी हंसने लगी। यूं तो अक्सर हमको किसी से फिजूल बातचीत करने में मौत आती है। हमारा मानना है कि ना बोलना कुछ भी बोलने से बेहतर है। नतीजा ये होता है कि अक्सर बकेती के लिए विख्यात जगहों पर हम खामोश नजर आते हैं। क्या है कि हमारी प्रजाति के लोग बातों के सार पर विश्वास ज्यादा रखते हैं। जी हां, ये मनुष्य की वही प्रजाति है जो अगर ज्यादा पढ़ लिख ले तो खुद को प्रैक्टिकल कहने लगती है। पुरानी मान्यताओं में इसी को सादा जीवन उच्च विचार कहा गया है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि डिस्कवरी वालों की किताब में हम असामाजिक जीव वाली लिस्ट में ना आते हों। क्या पता। सार यह है कि जैसा अभी अभी हम कह रहे थे, हमारा दिमाग सुन्न पड़ गया था कि अब क्या बोलें और क्या ना बोलें। तुम्हारी बातों पर एक सुंदर सी कन्या मुस्कुरा रही है, बस यहीं तक का चक्रव्यूह भेदना सीखा था हमने। जब तक हम सीख पाते कि आगे क्या बोलना है, हमारी अम्मा जरूर सो गई होगी। हमको पता है तुम क्या सोच रहे हो, पिंकी जी बोली। यही ना कि कुछ बोलने को नहीं है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हम साथ हों तो कुछ बात ही करें, चुप भी तो रह सकते हैं। मन की बात, वो भी हमारे। पढ़ लिया पिंकी जी ने। ऐसा कैसे बे? ये करतब तो हमारी अम्मा दिखाया करती थी। इस उलट फेर की उम्मीद हमको कतई न थी। अरे नहीं नहीं, हम मुस्कुराए। ऐसे ही थोड़ी हम मान लेते कि तुमने सही कहा। हम बबलू शुक्ला हैं भाई। पहली बॉल तो ट्राई बॉल होती है, आउट काहे का? जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम बोले। अच्छा और क्या?
एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ हमने कहा, हम तो पूछने वाले थे कि आप यहां कैसे? तो पूछा क्यों नहीं? हमको लगा कि आपको पता है हम क्या सोच रहे थे, तो सोचा आप अपने आप ही बता देंगी। तुम रहने दो अब। पिंकी जी इतना बोली और फिर उन्होंने मुस्कुराकर सिर नीचे कर लिया। इस दुनिया में कुछ भी सतत नहीं है। अंग्रेजों के लिए बता दे, सतत मतलब स्थिर, नित्य, हमारे आत्मविश्वास जैसा, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए है। हर एक पल चीजें बदलती रहती है, मौसम, समय, खबर, सोच, भावना, इंसाफ, इंसान, हर कुछ, हर कोई। पिंकी जी ही कितना बदल चुकी थी हमारे लिए। मतलब तब जब अम्मा ने हमको उनके बारे में बताया था, जैसे वो किसी शाम की भीनी भीनी बारिश हो। रूबरू हुए तो समझ पड़ा कि तूफान। अरे समझ भी कहां पड़ा था कुछ। और अब देखो, दूसरे ही मुलाकात में जैसे कोई रेनकोट मिल गया हो। कोनो दिक्कतें नहीं, असहजता हल्के हल्के ही सही अब खत्म होती जा रही थी। हम यहां टीचर हैं, पिंकी जी ने कहा। पिछले महीने ही ज्वाइन किया है, भरतपुर में। हम लगभग चौंकते हुए बोले, हाँ, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं यहां। बड़ी गंभीरता से उन्होंने जवाब दिया, हमने जर्नलिज्म की पढ़ाई तो कर ली, पर अब इंटर्नशिप का कोई ठिकाना नहीं है। न्यूज चैनल पे अप्लाई तो कर दिया है, पर अब कौन जाने गाड़ी कब आगे बढ़ेगी। अब हमारे घर वालों को तो जानते ही हो तुम, रट लगा रखी है शादी की। घर में रहो तो बस यही सुनने को मिलता है। हमने सोचा अब कहानी फिल्मी हो तो हो, हम जा रहे हैं कहीं और। एक ख्याल आया भरतपुर वाली मासी का, और दूसरे ख्याल से पहले हम यहां आ गए। अक्सर हम इतना सुनते नहीं हैं, खून में नहीं है ना हमारे, पर आज सुन रहे थे। यहां आने तक तो ठीक था, हम कहने लगे। पढ़ाने का शौक चढ़ गया, और शौक वौक तो ठीक है, जो बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है उसका क्या? हमारा छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे पहुंच गए यहां? 2 पल की खामोशी के बाद पिंकी जी ने कहा, स्कूल से इतना प्यार? मजबूरी समझती हो? ऐसी क्या मजबूरी? डब्लू का निमंत्रण आया था आज, तो हमको भी आना पड़ा। हम बोले, वो पिता का धर्म निभा रहा है और हम दोस्ती का। सही है। बस इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। 2 पल को तो लगा कि कहीं तुम पढ़ाने वढ़ाने तो नहीं आ गए। आप भूल रही हैं कि हम 9वीं पास हैं, तो आ जाओ फिर 10वीं की क्लास में। कुछ नहीं तो इंग्लिश तो पढ़ा ही देंगे। बस यहीं तो हम दोनों के विचार अलग हो जाते हैं। हम हल्के हल्के टशन में आने लगे थे। किसी को पढ़ाना है तो गणित पढ़ाओ। अरे अंग्रेजी कोई पढ़ाने की चीज थोड़ी है, अंग्रेजी तो झाड़ने की चीज है। हमने इतना भर कहा था कि पिंकी जी खिलखिलाकर हंसने लगी। सर्दी में सुबह का वक्त, भीनी भीनी धूप में हम दोनों, हल्की हल्की हवा में पेड़ों से पत्तों का टूटकर हम पर गिरना, कभी हमारा मुस्कुरा देना, कभी उनका खिलखिला देना। अगर ये कोई फिल्म का सीन चल रहा होता तो बस वही समय था जब हमको हीरोइन से प्यार होना था। पर नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो बे? हम ऑफिस के बाहर ढूंढ रहे थे तुमको। डब्लू हम तक आते हुए बोला। अब कहीं ना कहीं तो विलन की एंट्री होनी ही थी, यहीं सही। आते आते भाई की नजर पिंकी जी पर भी पड़ी। लग गए अब तो। डब्लू हल्के हल्के बड़बड़ाया। दरअसल बात यह है कि डब्लू को पिंकी जी फूटी आंख नहीं सुहाती है। ऐसी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, पर क्या है कि भाई दोस्ती का फर्ज निभा रहा है।
अब जिसको तुम्हारा दोस्त पसंद ना आए उससे क्या सरोकार। कम शब्दों में बता रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हड़बड़ी में उस दिन शर्मा निवास में सिर्फ हाँ ना हो पाई थी। उसके बाद भी कारणों पर शोध और अध्ययन एक लंबे समय तक जारी रहा था। तो शुक्ला खानदान की ओर से सारी बातचीत और प्रस्तुतिकरण की जिम्मेदारी डब्लू को दे दी गई थी। और जितनी प्रस्तावना हमने पहले ही दे दी है उससे ये तो समझ आ गया होगा कि इसमें डब्लू भैया का अनुभव कोई खास अच्छा नहीं रहा। क्या बात है, मतलब किसने सोचा था कि आपके भी दर्शन यही होंगे? पिंकी जी ने डब्लू को देखकर कहा। जी हां, यह व्यंग्य था। डब्लू के लिए आई पहली ही गेंद बाउंसर निकली। हमको तो अब मैच के रोमांचक होने की उम्मीद नजर आ रही थी। अब हमारी ही किस्मत फूटी है, डब्लू जवाब देने के लहजे में बोला। तो क्या कर सकते हैं। यह था अगली ही बॉल पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से खूबसूरत छक्का। वो तो आपकी हालत देखकर समझ आ रहा है। इस बार काफी सती हुई गेंदबाजी। गेंद दूर दूर तक बल्ले के पास नहीं। बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए। समझ आपको वो भी आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं मान सकते। हमने तो सुना था समझने के लिए दिमाग लगता है। कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल और ये रहा कवर की दिशा में बेहतरीन 4 रन। तभी पिंकी जी पलटकर बोली, तभी हम सोचे आपको कुछ समझ काहे नहीं आता है। जैसा माहौल तन गया था, लग रहा था हाथापाई तक तो बात जाएगी ही। अब काहे झूठ बोले, हमको मजा बहुत आ रहा था, पर तीसरे विश्व युद्ध को भी तो हमको ही रोकना है ना। तो मैं काम काहे नहीं करते। हमने मैच को बीच में ही रोकते हुए डब्लू से कहा, बाहर चलो, गाड़ी वाड़ी निकालो, हम आते हैं। डब्लू कुछ बोलने को हुआ पर उसने अचानक अपने आप को रोक लिया। वैसे हम समझ गए थे कि कौन सी गाली बाहर आते आते रह गई। अब इतना भी ना समझ सके तो काहे के बचपन के दोस्त। हमने स्वीकृति में सिर हिला दिया और डब्लू आगे बढ़ गया। तो चलें फिर, हमने पिंकी जी से कहा। दोबारा मिलने का वादा कर सको तो शौक से जाओ। आपसे मिलने के लिए हमको किसी वादे की जरूरत नहीं है, हमने कहा और चलते बने। गौर करे तो टशन कम नहीं होने दे रहे थे हम। पलटते पलटते जितना हम देख पाए थे, मोहतरमा मुस्कुरा रही थी। वैसे भी हमने डायलॉग कोई कम फिल्मी थोड़ी ना मारा था। हमारे जीवन में स्थित 73% लोगों को लगता है कि हमारा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है, मतलब कुछ काम नहीं है। हालांकि इनमें वो लोग ज्यादा हैं जो हमसे जलते हैं। खुशी की बात यह है कि हमको पता है कि तुम सबको खुश नहीं रख सकते। अक्सर ये वो लोग होते हैं जिनको तुम्हारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो होते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, कभी दिखावे के दोस्त बनकर तो कभी परेशान कर देने वाले पड़ोसी बनकर, कभी वो अंकल बनकर जो तुमको देखकर अपने बेटे पर और ज्यादा गर्व करते हैं, तो कभी वो रिश्तेदार बनकर जो बस रिजल्ट वाले दिन फोन करते हैं। और ऐसे लोगों से भरी दुनिया में तुमको जीना होता है। हम मानते हैं कि थोड़ा कठिन है, पर किसी महान इंसान ने कहा है, चलना बे। हम इस बात से खुश थे कि जितना हम पिंकी जी को जान पाए थे वो इन 73% लोगों में से नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।